हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ केम अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैम 2016 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाइड्रोलिसिस ऑफ 15.45 ग्राम ऑफ बेंजोनाइट्राइल produced 10.98 grams of benzoic acid. It means 15.4 ग्राम ऑफ बेंजोनाइट्राइल आपको क्या दे रहा है, ये आपका रिएक्टेंट है और आपको कितना मिल रहा है 10.98 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड आपको ये प्रोड्यूस कर रहा है। द परसेंटेज यील्ड ऑफ द एसिड फॉर्म्ड इज, आपको सिंपली क्या बताना है, परसेंटेज यील्ड बतानी है। परसेंटेज यील्ड आप कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला है कि एक्चुअल वेट जो होगा डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेट फॉर्म्ड। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्चुअल वेट ऑलरेडी गिवन है कितना कि 10.98 है। थ्योरेटिकली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि थ्योरेटिकली कितना आता है और आप इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए सिंपल है, बेंजोनाइट्राइल है, आपने क्या किया इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, ये आपका आ जाएगा 103 ग्राम्स। ये आपको कितना प्रोड्यूस कर रहा है, बेंजोइक एसिड दे रहा है। बेंजोइक एसिड की आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाला, ये आपका आ गया 122 ग्राम्स। अब आपको गिवन क्या था कि देखो 103 ग्राम जो है बेंजोनाइट्राइल का, इट फॉर्म्स 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। अब आपको इसका वेट भी दे रखा है, वेट कितना है कि 15.45 ग्राम ऑफ बेंजोनाइट्राइल आपको इतना ये फॉर्म करता है। तो आपने इसको कैलकुलेशन किया अगर कि 15.45 ग्राम अगर देगा तो वो कितना देगा, दिस 122 इंटू ये 15.45 और डिवाइड बाय आपका ये जो मॉलिक्यूलर वेट आया था दैट वाज 103। ये आपने कैलकुलेट करके कितना आ गया आपका 18.3। अभी अभी थ्योरेटिकल वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, बस इस पे फॉर्मूला में पुट करिए। एक्चुअल वेट कितना दे रखा है 10.98, ये गिवन था आपको यहाँ पर। आपने थ्योरेटिकली कितना निकाला 18.3 इंटू 100 और आपकी परसेंटेज यील्ड आ गई यहाँ पर आपको 60। तो सिंपल 60 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। परसेंटेज यील्ड कितनी है 60। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, एसिटिक एसिड कंटेंट इन कमर्शियल विनेगर वाज एनालाइज्ड बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट 1.5 मोलर एनिमल सॉल्यूशन। इट मींस यहाँ पर आपके पास कोई कमर्शियल विनेगर सॉल्यूशन है और उस विनेगर सॉल्यूशन में से पूछा है कि एसिटिक एसिड का कंटेंट आखिर कितना है, ठीक है। कैसे निकाला आपने, टाइट्रेट करके अगेंस्ट 1.5 मोलर एनिमल सॉल्यूशन। इट मींस आपने जो टाइट्रेट किया है उसकी मोलैरिटी भी आपको यहाँ पर गिवन है। अब देखिए 20 ml ऑफ विनेगर सैंपल रिक्वायर्ड 18 ml ऑफ टाइट्रेंट टू गिव एंड पॉइंट। आपको क्या गिवन है कि आपके पास जो विनेगर सैंपल था उसका वॉल्यूम भी आपको दे रखा है 20 ml है और ये कितना आपको रिक्वायर है कि 18 ml ऑफ टाइट्रेंट टू गिव एंड पॉइंट। एंड पॉइंट आने के लिए आपका 18 ml जो है टाइट्रेंट का यूज होने वाला है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास विनेगर की भी आपको वॉल्यूम दे रखी है कितनी की 20 ml है और आपका जो टाइट्रेंट है उसकी भी वॉल्यूम दे रखी है कितनी है 18 ml है, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द विनेगर आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन क्या होने वाला है। ओके, अब सिंपली आपने क्या देखा, आपको पता है M1V1 इक्वल टू M2V2। एक आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास आपका सॉल्यूशन है, ये टाइट्रेंट है और एक आपके पास NaOH सॉल्यूशन है जिसके साथ आप टाइट्रेट कर रहे हैं। तो सिंपली आपने फॉर्म में अपना पुट किया, एक साइड पे हम क्या लिख देते हैं, एक साइड पे हम अपना एसिटिक एसिड की वैल्यूज पुट करेंगे और एक साइड आपकी NaOH की, ठीक है। तो मोलैरिटी आपको तो निकालनी थी यहाँ पर, एसिटिक एसिड की तो निकालनी है, ये आपको नहीं पता। वॉल्यूम दे रखा है कितना 20 ml, 20 पुट कर दिया यहाँ पर। M2 कितना है, इसकी मोलैरिटी देखिए आपको 1.5 मोलर, 1.5 और टाइट्रेंट का कितना वॉल्यूम है 18। इसको कैलकुलेट किया आपने, यहाँ पे आपकी मोलैरिटी आ जाएगी कितनी 1.35 मोल लीटर इनवर्स आ जा रहा है, ठीक है। आपको ये तो पता ही है इसकी यूनिट्स मोल लीटर इनवर्स। ओके, तो आपका यहाँ पर एसिटिक एसिड का विनेगर में आखिर कितना प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन आपके पास आ चुकी है। अभी आपका क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स से क्या पूछा है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज। अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, एग्जांपल लेके चलते हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया हमने 2 into 2 की, ठीक है। लाइक आपने ले लिया 1 2 3 4 कुछ भी ले लिया रैंडम, ठीक है। ये 2 into 2 मैट्रिक्स है आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही कहते हैं आप, राइट। अब इसको अगर आप कभी भी सॉल्व करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स को तो क्या आने वाला है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका नंबर ही आएगा ना 4 - 6। तो ये आपका यहाँ पर नंबर ही आने वाला है, ठीक है। ये ना ही आपका कभी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, ना ही कॉलम मैट्रिक्स आएगा, ना ही रो मैट्रिक्स। ये आपका सिर्फ आता है क्या, एक नंबर, एक आपका कोई भी रैंडम नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर कि आपको हमेशा ही डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का तो हमेशा नंबर आने वाला है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है,
आपसे सिंपली कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उसको आपको फिलफिल करके आपको इसका स्ट्रक्चर निकाला है कंपाउंड का। सबसे पहले क्या दे रखा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल दैट मीन्स 2,4-DNP गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट। तो आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, क्या दे रखा है सबसे पहले कि उसको अगर आपने रिएक्शन करी किसके साथ, 2,4-DNP के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 2,4-DNP टेस्ट। तो ये 2,4-DNP टेस्ट किसके लिए होता है, मेनली ये आपके टेस्ट करने के लिए होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए कि उसमें एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स प्रेजेंट है या नहीं। और प्रेसिपिटेट आती है तो आपको पता लग जाता है कि हाँ आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट था। तो यहाँ यही रखा है कि येलो प्रेसिपिटेट मिल रही है, इट मीन्स या तो आपके पास एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ऑप्शंस देखते हैं डायरेक्ट। एल्डिहाइड है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये कट गया ऑप्शन, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास ये तीन ऑप्शंस अभी तक चल रहे हैं कि तीनों में से कुछ हो सकता है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इट ऑल्सो गिव्स सिल्वर मिरर ऑन रिएक्शन विद अमोनिकल AgNO3। अब ये रखा है कि आपके पास ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो आपका सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है जब आप इसको अमोनिकल AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो ये आपके टॉलरेंस टेस्ट है, सभी को पता है सिल्वर मिरर टेस्ट टॉलरेंस टेस्ट होती है। और टॉलरेंस टेस्ट किसके लिए होती है, ये सिर्फ आपकी एल्डिहाइड्स के लिए होती है। तो अब आपको कीटोन को हटा देना, एल्डिहाइड ये रहा, इट मीन्स आप पॉसिबल क्या है, ए हो सकता है, इसको आपने काट दिया। अब ये एक ऑप्शन बचा, ये तो ऑलरेडी कटा हुआ। अब में इट मीन्स आपके पास आंसर हो सकता है ए या फिर सी, दो ऑप्शंस बचते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में बड़ा, नेक्स्ट क्या दे रखा है, इट गिव्स एन अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक है। अब एक और कंडीशन है कि अगर आपने कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट किया तो एक तो आपको अल्कोहल मिलता है और आपके पास एक सोडियम सॉल्ट मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट देखा, इट यील्ड्स बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद एल्कलाइन KMnO4। इट मीन्स जब आप एल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देखो कैसे मिलेगा आपके पास, सिंपल, ये आपका तो हो गया 2,4-DNP वाला टेस्ट, ठीक है, कि ऑप्शन जो भी होगा आपका उससे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, यहाँ देखते हैं। इस केस में देखा दो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, एक आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास CH2 है, CH3 है। जब आप एल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो सिंपली क्या होगा कि आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जो भी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होगा वो आपका ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया और ये आपको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर आपके पास क्या है, एल्डिहाइड दे रखा है, तो आपके पास ऑक्सीडेशन हो सकता है एल्डिहाइड का टू एसिड। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जा रहा है, 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो यहीं से आपको इस वाले टेस्ट से ही कंप्लीट समझ में आ चुका है अब कि यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, सी वाला सही होना चाहिए। देखो यहाँ पर आपको 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपके पास ये भी एक CH3 है, ये भी एक CH3 है, ठीक है, यहाँ पर भी CHO है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिल रहा, ये फुलफिल नहीं कर पाएगा कंडीशन को, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी है। अब ये तीनों रिएक्शंस आप देख सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। सी वाला ऑप्शन था हमारा, इसके साथ देखा आपने 2,4-DNP टेस्ट करवाया, हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो जाएगा और आपको ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलता है ये आपका क्या है, येलो प्रेसिपिटेट देगा, ठीक। नेक्स्ट क्या देगा, टॉलरेंस टेस्ट हम करते हैं। तो टॉलरेंस टेस्ट में बताता है कि पॉजिटिव टेस्ट आता है आपका तो ये कंफर्म कर देगा कि आपका एल्डिहाइड यहाँ पर प्रेजेंट था, ओके। और ये सिल्वर मिरर PPT मिल जाती है। नेक्स्ट आपने देखा कि कंसंट्रेटेड NaOH के साथ जब आप ट्रीट करते हो तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर क्या है, कैनेजारो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये क्या था, ये एल्डिहाइड प्रेजेंट था और यहाँ पर इसके पास इस पोजीशन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके जब कैनेजारो रिएक्शन आप करवाएंगे तो एक आपको मिल जाएगा अल्कोहल और एक मिल जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थर्ड था। फोर्थ मैंने बताई थी आपको, फोर्थ आपका सिंपल है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ओके। Among the following compound that has the lowest degree of ionic character ionic character की lowest degree पूछी गई है। बेसिकली ये क्वेश्चन किसका है, फजान रूल का है, फजान रूल का है। अब फजान क्या कहता है, फजान कहता है, देखना सभी के अंदर जो भी आपको ऑप्शन दिए हैं जो एनाइनिक पार्ट है सब में सेम है, Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, एनाइन इज सेम, बचता है कैटायन। तो फजान क्या बोलता है कि कैटायन जितना स्मॉल हो, पहली बात, और दूसरी बात क्या, चार्ज इस पे जितना ज्यादा हो,
चार्ज क्या हो, जितना ज्यादा हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा हो, तो वहां क्या देखने को मिलता है, वहां मुझे देखने को मिलता है कि ये एनायन की पोलराइजेशन कराता है बहुत ज्यादा, यानी मोर पोलराइजेशन मुझे देखने को मिलेगी, मोर पोलराइजेशन मुझे देखने को मिलेगी। और अगर मोर पोलराइजेशन होगी तो मैं क्या कहूंगा, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही सिस्टम में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर क्या ज्यादा, उतना ही सिस्टम में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब क्या कह रहा हूं जी, आयनिक कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर विल बी लेस, आयनिक कैरेक्टर विल बी लेस। तो जहां सबसे ज्यादा पोलराइजेशन वहां सबसे कम आयनिक कैरेक्टर, और पोलराइजेशन डिपेंडेंट किस पे है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और साइज पे। आप पहला फैक्टर क्या देखते हैं, चार्ज देखते हैं, तो जरा ध्यान से देखना, NaCl में Na पे कितना है, +1 चार्ज है, Mg पे +2 है, एल्यूमिनियम पे +3 है, और उसके बाद Ca पे भी +2 चार्ज है। सबसे ज्यादा चार्ज किस कैटायन पे है जी, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा, मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका निकल करके आएगा दैट विल बी योर सी ऑप्शन, AlCl3 विल हैव द लीस्ट डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट CuH2O6+2 इज, अब जरा ध्यान से देखना क्या बोलता है, ऑल CuO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, 6 वाटर ने Cu को घेरा हुआ है। देखना Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कैसा है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, D9 है। अब D9 आते ही आपको एक चीज याद आती होगी, दैट इज जॉन टेलर डिस्टोर्शन, JTD। अब जरा ध्यान से देख लेना, जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ Eg होने वाला है यहाँ, अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ Eg होने वाला है यहाँ। T2G क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, यानी एक पार्शियली फिल्ड एक फुली फिल्ड होगा। और जब भी ऐसा होता है आपको पता है JTD लगता है, JTD लगता है तो क्या बोलते हैं हम कि इलोंगेशन या कंप्रेशन ऑफ बॉन्ड हो गया होगा। इलोंगेशन और कंप्रेशन की कंडीशन आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ हल्की फुल्की मालूम हो, यानी मैं क्या बोलूंगा, इधर Z आउट और Z इन, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ होंगे हमारे H2O, यहाँ होंगे हमारे H2O, ये तो XY प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया। ये बॉन्ड या तो इलोंगेटेड या कंप्रेस, जनरली यहाँ क्या देखने को मिलेंगे, इलोंगेटेड। और जरा देखना ध्यान से, ऑल Cu बॉन्ड आर इक्वल, तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। 1 Cu बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन द रिमेनिंग 5, ये भी गलत हो गई, क्योंकि Z एक्सिस पूरा या तो आउट या इन, यानी क्या देखने को मिलेगा कि या तो आउट जाएगा या इन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, यानी 2 की लेंथ चेंज होगी, 4 की सेम रहेगी। 3 Cu बॉन्ड लेंथ आर शॉर्टर देन द रिमेनिंग 3, ये भी बात गलत है। अब क्या बोलता है कि 4 Cu बॉन्ड लेंथ आर शॉर्टर देन द रिमेनिंग 2, ये बिल्कुल सही है, मैंने बताया था यहाँ Z आउट है। Z आउट का केस मतलब क्या है, 2 बॉन्ड लंबे हो गए हैं, 4 उतने के उतने रहेंगे, तो यानी क्या बोलूंगा कि 4 छोटे हैं बचे हुए 2 से, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, D विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, जरा देखना, कॉम्प्लेक्स दिया है आपको PtCN4 नेगेटिव एंड NiCl4 नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। अब ये पूछा है पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। PtCN4 नेगेटिव आपको पता है, Cn है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। डायामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि D8 कॉन्फ़िगरेशन होती है। D8 कॉन्फ़िगरेशन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर नहीं आएगा। जबकि बात करता हूं NiCl4 की, तो ये टेट्राहेड्रल देखने को मिलता है। पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि Eg4T2G E4T2 यानी कैसा देखने को मिलेगा, E4, E तो कंप्लीटली फील्ड, और T2 में भी 4 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या, पहले आधा आधा भरा फिर कंप्लीट किया, तो स्टिल देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो यानी PtCN4 आपका क्या होगा जी, दैट विल बी डायामैग्नेटिक एंड दिस विल बी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिज्म डायामैग्नेटिज्म के क्वेश्चन जो आते हैं बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन को आप जब अरेंज करके देखते हो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल इसमें है नहीं। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट आपको देखनी होती है बस, और कुछ खास करना नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लीजिए, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, BF3 को रिएक्ट किया है किससे, वाटर से, और फाइनल प्रोडक्ट आपसे पूछ लिया है। अब देखना जरा, जब BF3 H2O से रिएक्ट करता है तो देखने को क्या मिलता है, BOH होल थ्राइस और 3HF का फॉर्मेशन मुझे देखने को मिलता है। BF3 जब किससे रिएक्ट किया, वाटर से रिएक्ट किया, तो क्या बना, BOH होल थ्राइस प्लस 3HF। अब अगर HF बन गया है मेरे रिएक्शन मिक्सचर में, BF3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या देखने को मिलेगा कि HF के साथ इंटरेक्ट करेगा और क्या बना लेगा, HBF4 का फॉर्मेशन कर लेगा। देखना कैसे, ये है मेरे पास BF3 है और साथ में क्या है, HF है, यानी H पॉजिटिव F नेगेटिव है। आपको पता है BF3 पे वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, कैसा वेकेंट, पार्शियल वेकेंट, क्योंकि बैक बॉन्डिंग भी होगी, पार्शियल वेकेंट p ऑर्बिटल होगा। अब इस पार्शियल वेकेंट p ऑर्बिटल में F अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये क्या बना लेगा, दिस विल बी फॉर्मिंग BF4 नेगेटिव, और साथ ही साथ मेरे पास क्या बचा हुआ है, H पॉजिटिव, दैट विल स्टेबलाइज दिस एनायन, और HBF4 मुझे नजर आएगा। ठीक है, कितने बनेंगे, 3HBF4 बनेंगे। ठीक है जी, ये मुझे मालूम पड़ गया। तो ओवरऑल नेट रिएक्शन क्या हुई, BF3 प्लस H2O, दैट विल गिव अस BOH होल थ्राइस प्लस 3HBF4, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, H3BO3 एंड HBF4। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आपसे बॉन्ड एंगल पूछा गया है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे खास बात क्या होती है, सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए। BF3 की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो कितनी आएगी, sp2 आ जाएगी। इन दोनों की ही हाइब्रिडाइजेशन कितनी आती है, sp3 आती है। और ये कैसा है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, यानी ड्रैगो मॉलिक्यूल है। अनहाइब्रिडाइज्ड के एंगल शॉर्टेस्ट होते हैं, सबसे कम एंगल होते हैं, ये मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि ये प्योर पी ऑर्बिटल से बनते हैं तो लगभग 90 के आसपास इनके एंगल होते हैं, यहाँ एक्यूरेटली 94 होता है। और मुझे ये भी पता है कि sp2 के बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर होता है, परसेंटेज बॉन्ड एंगल। sp2 में s कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू sp3। sp2 में s कैरेक्टर कितना है, 33.33% s कैरेक्टर है, और यहाँ कितना है, 25% s कैरेक्टर है। तो मुझे ये भी पता है कि जहां s कैरेक्टर ज्यादा वहां बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां मुझे पता सबसे ज्यादा s कैरेक्टर इधर, तो क्या बोलूंगा, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल मुझे यहां देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जरा देखना, जिसमें BF3 मैक्सिमम, PH3 शॉर्टेस्ट है, वो आपको मालूम है, आप इजीली लगा सकते हो टिक। पर उसके बावजूद भी अगर आपको इनका भी कंपेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखना ढंग से देखो, सेंटर एटम सेम, सेंटर एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, सेंटर एटम की हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम, sp3 साइड एटम का साइज लगभग सिमिलर, साइड एटम का साइज लगभग सिमिलर। तो लास्ट डिफरेंस क्या बचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब साइड सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो क्या करता है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इन बॉन्डेड पेयर का बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो ये बॉन्ड पास चले जाते हैं। जब सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड से ज्यादा होती है तो सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होते हैं, सेंटर एटम की तरफ, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, बहुत कम है, इनके बीच में रिपल्शन होगा, एंगल डेफिनेटली ज्यादा होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड सब्स्टिट्यूएंट विल, अगेन दूसरे तरीके से बता देता हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर होगी साइड सब्स्टिट्यूएंट की तो क्या करेगा, बॉन्ड्स में परसेंटेज p को बढ़ाएगा, परसेंटेज p को अगर बढ़ाएगा तो बॉन्ड एंगल कम, बॉन्ड एंगल क्या होंगे, कम होंगे, यस डेफिनेटली कम होंगे। और ये हम लोगों को पता है कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज s के, और बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज p के। आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आपका करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन विल बी योर करेक्ट ऑर्डर, फर्स्ट वन विल बी योर करेक्ट ऑर्डर। ठीक है जी, फर्स्ट वन विल बी योर करेक्ट ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट बोलता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें दो हाफ आपको दिए हैं, दो हाफ आपको दे रखे हैं। कौन कौन से दो हाफ दिए हैं, AgCl और AgCl इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में जाता है, Ag प्लस Cl नेगेटिव में, यानी रिडक्शन हाफ की बात कर रहा है। और Cu2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। ये रिडक्शन हाफ है आपका, और ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ आपको दिया है। ऑक्सीडेशन हाफ में होता क्या है, बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है वो टूट टूट करके किस में जाती है, Cu2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में मिलती चली जाती है, डिप्लीट होने लगती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोड जो है जी वो डिप्लीट होती है, डिप्लीट। ठीक
ठीक है, कम होती चली जाएगी, यानी इसका अमाउंट धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विड में जाता चला जाएगा। और ये किस पे डिपेंड करता है कितना जाएगा, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, फैराडे पे डिपेंड करता है। फैराडे बताता है कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी सेल में लिक्विड से आयन कितने जाकर के डिपॉजिट हुए, गैस कितने लिबरेट हुई, या इलेक्ट्रोड कितना जाकर के हमारा कंज्यूम हुआ, इलेक्ट्रोड वापस कितना लिक्विड में आया, इस सब के बारे में कौन बताता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ बताता है। अब जरा देखना यहाँ आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये पूछता क्या है, आपसे पूछता है मास ऑफ कॉपर इन ग्राम डिसोल्व्ड ऑन पासिंग 0.5 एम्पियर करंट। आपको करंट की वैल्यू दे रखी है फॉर 1 आवर। 1 आवर यानी 1 आवर का मतलब क्या, 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब क्या, उसमें कितनी मिनट, 60 मिनट, और उसमें कितनी सेकंड, 60 सेकंड पर मिनट, तो यानी इतनी सेकंड्स के लिए आपने 0.5 एम्पियर का करंट चलाया, तो कितना ये इलेक्ट्रोड टूट टूट कर इस सॉल्यूशन में आया, वो कैसे बताएंगे, वो इजीली हम लोग बता सकते हैं। या तो आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हो। आप क्या कीजिए, चार्ज निकाल लीजिए कि कितना चार्ज हम लोगों ने लगाया है, टोटल चार्ज कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ फैराडे पास, कितने नंबर ऑफ फैराडे पास किए, और वहां से हम निकाल लेंगे इजीली 1 मोल ऑफ Cu बनाने के लिए कितने चाहिएगा। या फिर एक और तरीका है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या आप लगा दीजिए फर्स्ट लो। फर्स्ट लो क्या बोलता है, W = ZIT, फैराडे का फर्स्ट लो है। Z क्या होता है मेरा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय F फैराडे। Z क्या होता है मेरा, Z क्या होता है मेरा, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय F फैराडे, जिसको क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो Z किसके बराबर होगा, E/96500 ECU, यानी अगर मैं बात करता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द चार्ज। चार्ज कितना है इस पे, +2 चार्ज है, रिएक्शन आपको दी है। इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लेंगे आराम से। इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लेंगे तो W निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट वेट पता है, 63/2 डिवाइडेड बाय फैराडे, ये आपका क्या आ गया, Z आ गया। उसके बाद क्या करना है, I आपको डायरेक्टली दिया है, टाइम आपको सेकंड में लेना था, ये आपका टाइम है, बस इसको गुना भाग कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 0.059 ग्राम। यानी कि या तो आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डी आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके ओके, जरा देखिए, द टाइप्स इन इंटरेक्शन दैट होल्ड लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट टुगेदर आर। किस किस इंटरेक्शन की वजह से लेयर्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्टेड रहती हैं, किस किस तरीके से इंटरेक्ट रहती हैं। अब आपको जरा ये मालूम होना चाहिए कि ग्रेफाइट बनता कैसा है। ग्रेफाइट कंटेन करता है किसको, हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन को, जहां कार्बन कैसा हो जी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, कैसा हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, ठीक है। एक लेयर दूसरी लेयर से कैसे स्टैक होगी, कैसे एक लेयर दूसरी लेयर से जुड़ती है, वो हमें कैसे पता चलता है। दिस इज वन लेयर, ये मैं एक लेयर आपके सामने बना देता हूं, यहाँ सभी कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कैसे हैं जी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान से देख लेना इस चीज को, और समझने की प्रयास भी कर लेना, और समझने का प्रयास भी आप प्लीज इसको कर लेना। देखो जरा ध्यान से देखो, अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब देखना, जब सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि अगर सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये एक लेयर है, ऐसी ही दूसरी लेयर आएगी, पूरी एक लेयर दूसरी लेयर से कैसे इंटरेक्ट करेगी, थ्रू वैन डर वाल फोर्सेस। आपको पता है मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और साथ ही साथ क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, प्लेन से, जो ये एक सिंगल शीट से अबव एंड बिलो की तरफ क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सॉरी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। सो इंटरेक्शन कैसी कैसी हुई मेरे पास, पाई स्टैकिंग, पाई इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन हुई, ये लेयर ऑफ ग्रेफाइट है, इसके अबव और बिलो पाई क्लाउड है, दूसरी के भी अबव बिलो पाई क्लाउड होगा, तो वो आपस में स्टैक करेंगे, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, साथ ही साथ वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखने को मिलेगी। तो दो टाइप की इंटरेक्शन मुझे देखने को मिलती है, कौन कौन सी, पाई स्टैकिंग एंड वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप इसे कर सकते थे। ओके देखना जरा, द डायटोमिक मॉलिक्यूल दैट हैव टू pi type bond is, that has or have two pi type bond is, two pi type bond is। देखना जरा ध्यान से,
B2 जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाते हो, पहले तो आप क्या लिखोगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो क्या देखने को मिला कि सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s यहाँ नहीं दिखाया गया है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। देखना जितना बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा 1 ने प्रोड्यूस किया उतना ही एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन थे, तो उसने उसको क्या किया, डिप्लीट किया। बॉन्डिंग की वजह से जितना कैरेक्टर आया, 2 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्डिंग में, कुछ कैरेक्टर आया होगा, उतना ही एंटी बॉन्डिंग की वजह से आया। सिमिलरली जरा देखना सिग्मा 2s की वजह से जो बॉन्डिंग कैरेक्टर आया उतना ही एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s की वजह से आया, तो नल एंड वॉइड कोई कैरेक्टर नहीं। अब देखना जरा ध्यान से, पाई में एक इलेक्ट्रॉन एक्स में है, एक वाई में है, यानी बॉन्डिंग नेट रिजल्टेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यही बचते हैं, यही बचते हैं, कितने, 2 बचते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग बाय 2, ठीक है। नेट रिजल्टेंट ये 2 बचते हैं तो 2/2 1 आएगा। वैसे आप इनको भी काउंट कर सकते हो, वैलेंस शेल वालों को कितने बॉन्डिंग है, 2, यहाँ 2 1 1 यानी 2 1 1 कितना 4, और ये कितना एंटी बॉन्डिंग में केवल 2, तो क्या लिखूंगा 4 - 2/2 कितना आता है, 1 आता है जी, 1 आता है। 1 बॉन्ड, एक बॉन्ड बनेगा, और बना किस वजह से, देखो सिग्मा ने जितना बॉन्डिंग कैरेक्टर दिया उतना ही एंटी बॉन्डिंग भी दे दिया, तो सिग्मा बॉन्ड का तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 0। 1s के सिग्मा ने जितना दिया उतना ही एंटी बॉन्डिंग दे दिया, ओवरऑल कैरेक्टर क्या, 0। ये जो एक बॉन्ड बना है किसकी वजह से बना है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो हम क्या बोलेंगे, किस टाइप का बॉन्ड है, पाई टाइप का बॉन्ड है। तो कैसा बॉन्ड होगा ये, ओनली पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड होगा इसके बीच में, और वो भी कैसा होगा, पाई बॉन्ड। अब सेम केस C2 के केस में देखना, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, जितना बॉन्डिंग कैरेक्टर इसने दिया उतना ही एंटी बॉन्डिंग दे करके नेट रिजल्ट क्या, 0। बॉन्डिंग जितना 2s ने दिया उतना ही एंटी बॉन्डिंग दे दिया, तो नेट रिजल्टेंट क्या, 0। पर बॉन्ड बने कहां से हैं, देखना नेट ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन किस में है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, तो 4/2 कितना आया, 2 बॉन्ड ऑर्डर आया। और ये दोनों के दोनों बॉन्ड क्यों कैसे बने, बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिनका कंट्रीब्यूशन किसी ने भी कैंसिल आउट नहीं किया, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलता हूं, पाई बॉन्ड। ये दोनों के दोनों कैसे बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। सिमिलरली जब N2 की बात करता हूं, N2 की जब मैं बात करता हूं, तो ऐसे ही जब आप इसका लिखने जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखना जरा, पाई 2px2 पाई 2py2, और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, पाई के बाद क्या आ जाएगा आपका, देखना सिग्मा सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, 2, इससे आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इससे आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 6/2 3। इन 3 बॉन्ड कैसे बने, देखना एक बॉन्ड तो बना सिग्मा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी बॉन्डिंग में, जिसको किसी ने कैंसिल आउट नहीं किया, जिसको किसी ने कैंसिल आउट नहीं किया, सिग्मा 2p सॉरी, जिसको किसी ने कैंसिल आउट नहीं किया। 2 बॉन्ड कहां से बने, एक यहां बना है, एक बॉन्ड ये बना है, दोनों किसकी वजह से बने हैं, पाई की वजह से, जिसको किसी ने कैंसिल आउट नहीं किया, जिसके नेट रिजल्टेंट को किसी ने कैंसिल आउट नहीं किया। तो क्या बोलूंगा, 1 सिग्मा और 2 पाई बन गए हैं, 1 सिग्मा और 2 पाई बन गए हैं। जब O2 निकालने जाओगे तो सिमिलर वे से आगे क्या आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, इसकी एनर्जी बस इनसे कम कर देना, आगे क्या आएगा, पाई स्टार में एक इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार में एक और इलेक्ट्रॉन, यानी एक बॉन्ड यहां बना, एक बॉन्ड यहां बना, और नेट एक एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर पाई का। तो बचे कितने बॉन्ड, 2 पाई बने थे, एक नहीं, एक क्या था, एंटी बॉन्डिंग था, बन गया उतने ही कैरेक्टर का, तो नेट बचेगा कितना, 1 पाई 1 सिग्मा, 1 पाई 1 सिग्मा। तो यानी 2 पाई वाले कौन कौन हैं, एक तो C2 है जी, एक N2 है जी। N2 में क्या, 1 सिग्मा 2 पाई, इसमें सिर्फ दोनों पाई, इसमें क्या 1 सिग्मा 1 पाई। तो यानी आपके कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, B एंड C विल बी योर करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर। ये एमओ में आपको पढ़ाया जाता है इन डेप्थ इन डिटेल, उसके लिए आप एमओ के लेक्चर रेफर कर सकते हो, वरना बहुत लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। आप एमओ के लेक्चर को प्लीज डू रेफर दैट दोज लेक्चर्स। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ होमोन्यूक्लियर एटम्स। ओके, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 मॉलिक्यूल, आप इसको तो इजीली निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में भी कितने 4, तो नेट बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0। आपको यहाँ बस 0 भरना था और कुछ भी यहाँ नहीं करना था। द नंबर ऑफ pH बॉन्ड इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, इजी है।
जैसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आपको देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिल जाएगा जी, कि 2 pH बॉन्ड आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। कितने बॉन्ड नजर आएंगे? 2 pH बॉन्ड विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इतनी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। Z इफेक्टिव निकालना था 3D इलेक्ट्रॉन के लिए, वैनेडियम के लिए। 23 इसका एटॉमिक नंबर भी दे दिया है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इसको ग्रुपिंग में डिवाइड कर लीजिए। जैसे ही आप ग्रुप में डिवाइड करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि N में जो इलेक्ट्रॉन है, देखना कैसे लिखेंगे हम ऑर्डर में, ये याद रखना। स्लेटर क्या बोलता है, हमेशा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p फिर 3d फिर 4s। अब 3d के लिए मुझे निकालना है, d के लिए मुझे निकालना है, तो इससे आगे वाले इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट हमें देखने को Z इफेक्टिव s की वैल्यू पे कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता। स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट जब निकालता हूं तो जहां निकालना है उससे हायर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो बचे हैं कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जी यहाँ d में, तो दोनों के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन विल प्रोवाइड 0.35 स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो 2 कितना प्रोवाइड करेंगे, 2 इंटू में 0.35, और उसके नीचे जितने भी हैं सब के सब कितना करते हैं, 1 टुवर्ड्स इट्स स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सो 1 इंटू में 18। बस आपको ये सम अप कर देना था, ये आपका s की वैल्यू आ गई। Z इफेक्टिव किसके बराबर होता है, Z माइनस सिग्मा, या फिर आप इस सिग्मा की बजाय आप इसको s लिख रहे हैं तो आप s लिख लीजिए, एक ही बात है, सिग्मा s आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो Z इफेक्टिव कितना आएगा, 23 minus 18.7, that will be equal to 4.3, that will be equal to 4.3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, बॉन्ड एंगल इन PBr3 is 101 डिग्री, परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, cos थीटा इज इक्वल टू s ओवर s माइनस 100, ठीक है। आप बस इसमें cos 101 लिख दीजिए और यहां से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए। बस इजी सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको वैल्यू निकालनी थी, इजी, बिल्कुल इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और इसमें कुछ आपको करना नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू आपको निकालनी थी। शायद यहाँ s ओवर s माइनस 1 आएगा, नॉट 100, s ओवर s प्लस 1, ठीक है। इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस सिर्फ और सिर्फ cos 101 की वैल्यू रखनी थी और कुछ भी नहीं करना था, और कुछ भी नहीं करना था, जस्ट नीड टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ cos 101, ठीक है। सो दिस वाज इट। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके जैम के एग्जाम में आए थे, जैम 2016 में, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। आसान से क्वेश्चन थे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन थे नहीं। सो विल सी यू शॉर्टली इनटू द नेक्स्ट सेशन। जब भी नया सेशन होगा उसमें मैं आप लोगों से मिलूंगा और कुछ और अलग अलग टाइप के एग्जाम जैसे गेट या नेट के क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा आप लोगों के सामने। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।